बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस। डियर यूनिकन, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वाफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। एंटी टेस्ट सीरीज़ के अंदर आज हम जो डिस्कस करेंगे वो लेक्चर नंबर 22 और लेक्चर नंबर 22 में हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे बुक 2 का, विच इज़ कॉल्ड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। ओके, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शंस क्या हैं, फिर उसके हम टाइप्स को देखते हैं, फिर हम उसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ें जो लेफ़्ट राइट आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं टर्म जो प्रोग्रामिंग है वो क्या है, वो समझें, फिर हम चलते हैं जी इसकी प्रोग्रामिंग की टाइप्स के ऊपर भी। तो द टर्म इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। ये बेटा एक आप समझ लें अ टेक्निक, ठीक है, वो टेक्निक जिसमें अ टेक्निक इन विच वो राइट द प्रोग्राम, ठीक है, या प्रोग्रामर राइट द प्रोग्राम, ठीक है, आप कुछ भी कह लें, वो राइट द प्रोग्राम या राइट द सोर्स कोड, एक ही बात है, ठीक है, सोर्स कोड हो या प्रोग्राम हो, उसको हम एक ही बात कहते हैं कि जनाब ये एक ही चीज़ है, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग जो है उसकी टू डिफरेंट टेक्निक्स हैं, एक होती है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ठीक है, और एक होती है अनमॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। अब आप अगर इसको इस तरह समझें कि मैं अगर ये कहूँ कि हमने कर्ली ब्रैकेट से कोड शुरू किया और हम सारा कोड ऐसे लाइन बाय लाइन उसको लिखते हैं और यहाँ हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दी, इसके अंदर कोई आपने पार्टीशनिंग नहीं की, कोई ब्लॉक्स नहीं बनाए, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने एक पॉइंट से एंड से प्रोग्राम शुरू किया, उसके वेरिएबल डिक्लेरेशन से शुरू किया और यहाँ पे आपने उसकी रिटर्न टाइप के ऊपर, ठीक है, रिटर्न पे आपने उसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसको हम कहते हैं ये अनमॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। क्या है? अनमॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है। इसके डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसके अंदर जी वो है टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत है क्योंकि एक वक्त में एक बंदा ये एक काम कर सकता है। दूसरा बड़ा फ्लॉ इसके अंदर डीबगिंग प्रोसेस जो है, डीबगिंग प्रोसेस इज़ रियली वेरी हार्ड, मतलब फाइंडिंग एरर्स एंड रिमूविंग देम इज़ रियली वेरी बिग इशू, ठीक है। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर ये दो मेजर जो है, वैसे तो कई और होंगे इसके अंदर, हार्डवेयर प्रॉब्लम्स भी हैं, कई चीज़ें, लेकिन हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। हमने एंटी टेस्ट प्रोस्पेक्टिव से देखना क्या क्या आ सकता है। अनमॉड्यूलर जो प्रोग्रामिंग है ना, अनमॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के अंदर जो ये मेजर ड्रॉबैक है वो यही दो हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग जो है ये ऐसे कि फ़र्ज़ करें आप लोगों के पास ये कर्ली ब्रैकेट, आपने एक इंडिविजुअल कोड बनाया। अगर मैं इस बॉक्स को एक कोड कह दूं, ठीक है, तो ये मेरे पास एक सोर्स कोड है, उसके बाद ये मेरे पास दूसरा ब्लॉक है तो ये दूसरा सोर्स कोड है, ठीक है, और ये कर्ली ब्रैकेट। तो अगर आप गौर करें तो जो आपका लॉजिक है, उस लॉजिक को बिल्डअप करने के लिए आपने क्या किया, आपने ब्लॉकिंग शुरू कर दी, ब्लॉक्स बनाने, इसीलिए इनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब इसको टेक्निकल एग्जांपल में देखें तो आपके पास जो एक कैलकुलेटर है, जो आपका कोई भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर के को हम कंप्लीट प्रोग्राम कहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो सम का, जो एवरेज का, जो मिन वैल्यूज़, जो मैक्स वैल्यूज़, जो आपके पास उसका स्टैंडर्ड डिविएशंस, ठीक है, उसके बाद लेट्स सपोज उसके अंदर आप लोगों के और जितने भी वो जो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, वो जो आप लोगों के पास टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट, ये सारे के सारे उसके ब्लॉक्स हैं, और ये सारे ब्लॉक्स मिल के ये पूरा जो है ना कंप्लीट प्रोग्राम या कंप्लीट जो कैलकुलेटर है वो बना हुआ है। सेम लॉजिक इधर है, आपका जो पूरा प्रोग्राम है वो कई छोटे छोटे कोड्स में डिवाइड होता है, उनको हम फंक्शंस कहते हैं, उनको हम मॉड्यूल्स कहते हैं। तो ऐसी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स जिसके अंदर हम ये वाली टेक्निक लगाएं कि मल्टीपल फंक्शंस और मल्टीपल मॉड्यूल्स यूज़ करें, उसको हम फिर मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कहते हैं। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ बातें हैं जो नोट कीजिएगा प्लीज़ आप लोग। अच्छा, प्रोग्रामिंग टेक्निक में प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ मैनी इंडिपेंडेंट पार्ट्स। ये इंडिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इसके अंदर ये जो एवरेज का जो फंक्शन है उसका काम सिर्फ एवरेज कैलकुलेट करना, उसका सम से कोई लिंक नहीं है, उसका लेट्स सपोज परसेंटेज से कोई लिंक नहीं है। वो उनको कॉल कर सकता है यूज़ करने के लिए, बट अगर सम और बाकी फंक्शंस को आप चेंज भी करते हैं, उसके अंदर कोई इशू या प्रॉब्लम आती है, तो इससे आपका जो ये वाला फंक्शन है ये डिस्टर्ब नहीं होगा। बात समझ में आ गई आपको? तो ये इसीलिए इसको हम इंडिपेंडेंट पार्ट्स कहते हैं। ओके, द पार्ट्स आर आल्सो कॉल्ड मॉड्यूल्स मेंशन, आपकी बुक जो एंटी टेस्ट की उसका पहला पैराग्राफ, इनको हम, इन्हीं मॉड्यूल्स को हम फंक्शंस भी कहते हैं, और हर मॉड्यूल जो है उसके अपने टास्क हैं जिनको वो परफॉर्म करता है।
और यू कैन राइट मल्टीपल मॉड्यूल्स एट द सेम टाइम्स, एंड बाद में आप उनको कंबाइन करें तो आप एक पूरा प्रोग्राम जो होता है उसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये जो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग है, इस मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग को बच्चों हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं या स्ट्रक्चरल भी, ठीक है, और इसको हम अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। वो आपके पास स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ गई और ये आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग आ गई, बात में आ गई। वन इज़ द स्ट्रक्चर्ड एंड सेकंड इज़ अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, ओके। उसके बाद हम देखते हैं जी, ईच पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ मॉड्यूल फंक्शन, एवरी इंस्ट्रक्शन गिवन यूनिक नेम, ठीक है। हर एक फंक्शन का अपना नाम होगा, जैसे एवरेज का एवी, सम का सम, ठीक है, मिन का मिन, हर एक ब्लॉक्स का अपना नाम है जिस नाम से हम उसको कॉल करते हैं। ऐसा भी नहीं कि सेम नेम के साथ आप सारी चीज़ें उसके अंदर यूज़ कर लें, बाद में प्रॉब्लम आएगी, ओके। तो ये आप लोगों को फंक्शंस और ये चीज़ें आ गई। हम कुछ एडवांटेजेस ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं कि हम स्ट्रक्चर्ड या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग करते क्यों हैं, इसका फ़ायदा क्या है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ, ठीक है। देखिए जी, इसका मेजर फ़ायदा क्या है, तो मैं बोर्ड साफ कर लूँ, आप लोग लिख लें एडवांटेजेस ऑफ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग या स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग्स, ठीक है जी। एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलर एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक्स, तो देखिए जी, उसमें सबसे पहला एडवांटेज, देयर आर फ्यू एडवांटेजेस जी। पहला, ईजियर प्रोग्रामिंग, ठीक है। सबसे पहला मैं अगर नोट करवाऊँ तो ये आप लोगों के पास ईजी प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं, ईजी प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। दूसरा जी, दूसरा इसके बाद है ईजी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। अगर आपने कोई अपग्रेडेशंस करनी है, ठीक है, कोई भी आपने इसके अंदर डिलीटेशंस मॉडिफिकेशन करनी है तो यू कैन ईजीली, क्यों, क्योंकि बच्चों ये देखो, ये जो ब्लॉक्स हैं तो आप क्योंकि इंडिविजुअल ब्लॉक में, ठीक है, तो आप अपने अपने ब्लॉक में रह के जो मर्जी काम करते रहें इसके साथ, तो ये बाकी ब्लॉक्स को प्रॉब्लम नहीं होती। दैट्स वाई ये सारी बातें आ रही हैं, बस पीछे लॉजिक वही है। अच्छा, उसके बाद इजी डिबगिंग प्रोसेस, एरर आ जाता है तो एरर फाइंड आउट करना बहुत इजी है, ठीक है। तो आप लिख लें जी, तीसरा पॉइंट वो है जी, डिबगिंग प्रोसेस इज़ क्वाइट ईजी, डिबगिंग प्रोसेस, ये आपके पास आ गया। चौथा पॉइंट देखते हैं जी, चौथे पॉइंट में आप लोगों के पास आ गया, दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ कॉल्ड रीयूजेबिलिटी। क्या आ गया, रीयूजेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, मतलब आपने ये जो एक कोड लिखा है, ये जो एक ब्लॉक बनाया, यू कैन कॉल दिस ब्लॉक ओवर हियर, आप चाहें तो इस ब्लॉक को यहाँ कॉल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो ब्लॉक जैसे मुझे लेट्स सपोज ये मेरे पास सम का कोड है और यहाँ मैंने एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो एवरेज में मुझे चाहिए सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स जो भी, तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड इस सम को इधर कॉल कर सकता हूँ। तो रीयूजेबिलिटी, बार बार विद इन द सेम प्रोग्राम विद एन अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। ये जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में कई फंक्शंस दूसरे फंक्शंस के अंदर कॉल होके चल रहे होते हैं, तो उसको रीयूजेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम भी कहते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद एलिमिनेट द डुप्लीकेट कोड, आप इसको जनाब यहाँ से कॉपी करें, इसको मल्टीपल टाइम आप पेस्ट कर सकते हैं, सेम कोड आप मल्टीपल फंक्शन मल्टीपल प्रोग्राम्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेस प्रोग्रामिंग टाइम्स, अच्छा ये क्यों जी, अच्छा उसके बाद मैं अगर इसको 5वां नंबर दूं तो मैं कह सकता हूँ डुप्लीकेट कोड, पिछला आप लोगों को मेंशन करवा दूं, डुप्लीकेट कोड। उसके बाद नंबर 6, लेस प्रोग्रामिंग टाइमिंग, क्या आ गया जी, लेस प्रोग्रामिंग टाइम। वो क्यों, क्योंकि इसको हम मॉड्यूलर को हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं, नोट कर लीजिए। क्यों कहते हैं बेटा, फर्स्ट करें एक कोड है, अगर ये एक इंडिविजुअल ने लिखना हो तो वो बेचारा यहाँ से शुरू होगा और इसको लिखता रहेगा, लेकिन ये मल्टीपल पेजेस का कोड है, क्योंकि जो कोड्स होते हैं वो हंड्रेड्स ऑफ पेजेस पर मुश्तमिल होते हैं। जो बड़े प्रोग्राम्स हैं, बड़े पोर्टल्स वगैरह, उनकी प्रोग्रामिंग जो होती है वो मल्टीपल पेजेस पे होती है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, आप फिर ये मॉड्यूल्स डिवाइड कर लेते हैं। एट द सेम टाइम एक बंदा इसकी कोडिंग कर रहा है, एट सेम टाइम एक बंदा इसकी कोडिंग कर रहा है, इसकी कोडिंग कर रहा है, बाद में आप इसको कंबाइन कर लेते हैं, वो चल जाता है। तो इसीलिए इसको हम पैरेलल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। और यही वजह है, अगर ये एक कोड 5 मिनट में लिखा जा रहा है और 5 कोड है तो 25 मिनट लगेंगे इंडिविजुअल को, लेकिन अगर मल्टीपल लोग बैठे काम कर रहे हैं तो 5 ही मिनट लगेंगे, क्योंकि हर बंदा अपने अपने कोड को लिख रहा है, बाद में आप उसको 1 मिनट में इकट्ठा करें और इकट्ठा करके चला दें, तो दैट इज कॉल्ड लेस प्रोग्रामिंग टाइमिंग, ठीक है। प्रोग्राम का जो है वो लेस और मिनिमम टाइम जो होता है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका जो अगला बेनिफिट है बच्चों, बेनिफिट नंबर 7, वो अगर गौर करें आप इसमें, तो वो है जी, फंक्शंस मेक द प्रोग्रामर इजी टू अंडरस्टैंड एंड मेंटेन। इसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। यू कैन, आप इसको पॉइंट में इस तरह लिखें जी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, ठीक है। ये मेरे पास अंडरस्टैंड एबिलिटी, ठीक है, ये मेरे पास आ गया जी,
और इजी टू मेंटेन, ठीक है, आप इसको आसानी से मेंटेन कर सकते हैं और आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फंक्शन डिवाइड द वर्कलोड ऑफ लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, वही लेस प्रोग्रामिंग वाली बात। उसके बाद फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड मैनी टाइम एज नीडेड, यस। नंबर 8 में आप लिखें जी क्या, मैनी टाइम यू कैन एग्जीक्यूट, ठीक है, मैनी टाइम एग्जीक्यूटेड, ठीक है, मैनी टाइम यू कैन एग्जीक्यूट ऑल दीज फंक्शन। अच्छा, फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम एज वेल, ठीक है, आप इनको डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। 9 पॉइंट, आप यू कैन कॉल देम और यूज़ देम, कॉल देम और यूज़ देम इन डिफरेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, डिफरेंट और सेम दोनों में आ सकता है। एमसीक्यूज़ में आए तो ये नहीं कि सेम में नहीं, सेम भी एंड डिफरेंट भी, ये दोनों तरफ आप इसको यूज़ कर सकते होते हैं। लो जी, ये आप लोगों के पास कुछ इसके एडवांटेजेस थे जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये आप लोगों के पास आ गया फंक्शन। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप में डिस्कस करूँगा वो है जी टाइप्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इसमें भी कुछ की पॉइंट्स हैं जो एंट्री टेस्ट में आते हैं, वो आपने नोट करने। तो लिखिए जी टाइप्स ऑफ फंक्शन। जल्दी से ज़रा मुझे बताइए कि फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं जी। फंक्शंस हैव 2 टाइप्स। कौन कौन से? एक होते हैं जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं, और एक होते हैं जनाब आप लोगों के पास यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, हेडिंग आ गई जी फंक्शंस, उसके बाद फंक्शन की आ गई 2 टाइप्स, एक आ गए बिल्ट इन और एक आप लोगों के पास आ गए जी यूज़र डिफाइंड, ठीक है। इनको आप बिल्ट इन और ये होते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस, ठीक है। इस तरह इनको आप कर लिख सकते हैं, नो इशू। होते क्या हैं जी? होते या जनाब ये कि ये वाले जो फंक्शन है ना, ये ऑलरेडी आपके जो आईडीई है या आपकी जो लैंग्वेज है उसके अंदर पहले से मौजूद होते हैं। उसके स्ट्रक्चर, उसके लेक्सिकल स्टेटमेंट्स के अंदर ये पहले से मौजूद हैं, आपने जस्ट इनको कॉल करना होता है। यही वजह इनको लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं इनको। और ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, ये आपको पता है जी, यूज़र ने खुद से इनको डिफाइन करना होता है। मेजर फ़र्क यही है, वैसे तो कई डिफरेंसेस हैं। मतलब आप लोगों ने किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना है तो आप यूज़ करते हैं SQRT ऑफ x, x कैन बी एनी इंटीजर। अब ये जो SQRT है ये बना बनाया, आपके कैलकुलेटर के ऊपर कई बटन हैं, जस्ट आप बटन प्रेस करते हैं रिजल्ट आते हैं, राइट। तो वो सारे उस कैलकुलेटर के बिल्ट इन फंक्शंस हैं। लेकिन अगर आपने फ़र्ज़ करो दो प्रोग्राम को दो नंबर्स को अगर आप लोगों ने ऐड करना है या 5 नंबर को ऐड करना है, तो कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको आप एक बार प्रेस करें तो वो सारे ऐड हो जाएंगे। आपको डेफिनेटली इस तरह प्रेस करना पड़ेगा, 5 + 9 + 2 + 5, फिर आप इक्वल प्रेस करेंगे। तो ये क्योंकि ये भी है तो एक फार्मूला ही, ठीक है, लेकिन ये फार्मूला बिल्ट इन नहीं है। कैलकुलेटर पे कोई ऐसा बटन नहीं है जिसको हम सम करें तो उस पर क्लिक करें तो सम आ जाए। सम करने के लिए आपको डिफरेंट वैल्यूज़ और ऑपरेटर लगाने पड़ेंगे, देन आप इक्वल टू या देन आप सम भी प्रेस करेंगे तो, लेकिन ये वैल्यूज़, इनके इनपुट और उनके ऑपरेटर्स आपको लगाने पड़ते हैं। दैट्स व्हाई इनको हम कहते हैं ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे स्क्वायर रूट में आपको स्क्वायर रूट का पूरा फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ना, आपको जैसे SQRT लिखना है। और वो जैसे कैलकुलेटर पे आप लोगों के पास स्टैंडर्ड डेविएशंस का बटन मौजूद है, आप जस्ट STD और DV या मिन मैक्स वैल्यूज़ प्रिंट करते हैं, जस्ट बटन प्रेस करते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसमें से वैल्यू निकाल के दे देता है। पीछे जैसे वो टेंजेंट, सीकेंट, कोसेकेंट के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके कितने लंबे लंबे फार्मूलेज अगर हम उनको मैथ्स में करें, तो जब हम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप खुद से बिल्ड कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, तो इसीलिए बेटा फिर वो यूज़र डिफाइन है। कोई और हिडन लॉजिक नहीं है कि सर ये कोई बहुत बड़ी टेक्निकल बात है। अच्छा, द फंक्शन दैट प्रोवाइडेड पार्ट ऑफ द C लैंग्वेज कॉल्ड बिल्ट इन, द फंक्शंस आर कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। लार्ज नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइडेड बाय C, कई हैं जी जिनको हम यूज़ करते हैं। और यूज़र डिफाइन द फंक्शन प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड यूज़र, और फंक्शन आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। इनको प्रोग्रामर डिफाइंड फंक्शंस भी कहते हैं, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को। एंड द फंक्शंस आर रिटन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। आपने जो काम करना है आप उसे यहाँ जमा करना था तो जमा, प्लस करना तो प्लस, जिस तरह का ऑपरेटर होगा उस तरह। उसके बाद कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर, अगर आप गौर करें तो मैं आपको वो डिफरेंसेस लिखवा दूँ, ज़रा प्लीज़ नोट कीजिए। ये जो फंक्शन है इनको मैं आपको जस्ट बोलूँगा, आपने लिखते जाना है। ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं इनको हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। मैं जस्ट अभी इसकी बात कर रहा हूँ।
बिल्ट इन फंक्शन जो है उनको हम प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस भी कहते हैं। ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं, दीज फंक्शंस आर फंक्शन विच आर क्रिएटेड बाय यूज़र, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट्स, वो यूज़र, ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, लाइब्रेरी फंक्शन आर द पार्ट ऑफ हेडर फाइल सच एज math.h जिसको विच इज़ कॉल्ड रन टाइम, ठीक है। ये इसके बारे में पॉइंट लिख लें, ये हेडर फाइल्स के कोई भी जो फाइल होगी हेडर फाइल प्रोग्रामिंग में उसका पार्ट्स होते हैं, और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है आर द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम विच कंपाइल रन टाइम, ठीक है, ये प्रोग्राम का पार्ट होते हैं, इसका कोई उसके लाइब्रेरी या उसकी हेडर फाइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये डिफरेंस है। अच्छा, तीसरा डिफरेंस देखिए इसके अंदर, तीसरा डिफरेंस जो इसके अंदर है जी वो ये है कि जो लाइब्रेरी फंक्शन है इज़ गिवन बाय डेवलपर, ठीक है, ये सारा का सारा जो फंक्शंस होता है ये ऑलरेडी जो डेवलपर है उस लैंग्वेज का उसने बनाया होता है, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो होते हैं ये गिवन बाय, ये डेवलपर, तीसरा पॉइंट लिख लें, ये डेवलपर की तरफ से होता है, और ये जो होता है बच्चों ये यूज़र की तरफ से होता है। पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट देख लें, चौथे पॉइंट में क्या है जी, लाइब्रेरी फंक्शंस ऑफ द फंक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड, ठीक है, ये अनचेंजेबल है, लो जी अनचेंजेबल है, और ये क्या है जी, ये चेंजेबल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसकी एग्जांपल, पांचवा पॉइंट, जो आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसकी एग्जांपल क्या है, सिन, कॉज वगैरह, पावर, ठीक है, इसकी, ठीक है, वो साइन, कॉज और पावर और स्क्वायर रूट वगैरह ये सारे ये हैं। और ये जो आप लोगों के पास दूसरे फंक्शन है इसमें आप लोगों के पास मर्ज, मी, इस तरह के जो फंक्शंस हैं आपकी अपनी मर्ज़ी जो आपने बनाए होते हैं, जैसे मैंने अभी फार्मूला की एग्जांपल दी, ठीक है, ये आ गया, या लेट्स सपोज एनी मैथमेटिकल या लॉजिकल, जो भी मैथमेटिकल फार्मूला और लॉजिकल फार्मूला, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। पॉइंट समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये मेजर डिफरेंसेस हैं फंक्शंस के अंदर। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वो है जी, अगर आप गौर करें तो फंक्शन प्रोटोटाइप्स। ये क्या है, याद रखो, हर एक फंक्शंस को जब हम बनाते हैं सो वी हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स, उनके स्ट्रक्चरल रूल्स, उनके सिंटैक्स रूल्स, उनके लॉजिकल रूल्स। तो अगर हम उससे हट जाते हैं तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। तो इन्हीं स्ट्रक्चरल, लॉजिकल, कंसेप्चुअल, डिज़ाइनल, कुछ भी कह लें, जो रूल्स हैं उनको हम कहते हैं जनाब ये फंक्शंस की प्रोटोटाइप्स हैं, ठीक है। तो फंक्शन प्रोटोटाइप्स के बारे में आप नोट कीजिए, खुद से नोट कीजिए। फंक्शन declaration also called function prototypes. And so what is the function declaration, mean how to use the functions, ठीक है। हेडिंग क्या है, फंक्शन प्रोटोटाइप। तो फंक्शन डिक्लेरेशन का जो दूसरा नाम है बच्चों उसको हम फंक्शन प्रोटोटाइप्स कहते हैं। और डिक्लेरेशन हमेशा अकॉर्डिंग टू द रूल्स होती है। ऐसा नहीं है कि आप फंक्शन का नाम लिखें ना, उसकी डेटा टाइप लिखें ना, उसके आर्गुमेंट्स, उसके वेरिएबल्स, ये चीज़ें मेंशन ना करें और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको यूज़ कर लें, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू फॉलो सम सॉर्ट ऑफ रूल्स। अच्छा, also called function prototype, it is a statement that provide the basic information to compiler about the function. compiler जब इस कोड को चलाने लगेगा, जो भी कोड आप लोगों के पास है, इस कोड को जब वो चलाने लगेगा तो वो ये देखेगा कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है। अगर तो नहीं है, मतलब आप लोगों ने प्रॉपर डेटा टाइप लगाई है, प्रॉपर फंक्शन नेम बनाया है, उसकी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स बताई है, ठीक है, ये मैं भी आपको नेक्स्ट पढ़ाता हूँ। अगर उसमें कोई चीज़ मिस है तो वो उधर ही रोक देगा इसको, इसलिए कंपाइलर हमेशा इसको देखता है जी। अच्छा, फंक्शन डिक्लेरेशन स्टेटमेंट ऑल्सो एंड विद द सेमी कॉलन्स। फंक्शन डिक्लेरेशन नेसेसरी लाइक वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सारे मैं आपकी मुश्किल सॉल्व करूं। वेरिएबल्स के नाम या नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स में जितने रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स फंक्शन डिक्लेरेशन में आप यूज़ कर सकते हैं। नो ब्लैंक स्पेस, नो अल्फ़ा स्मॉलर या कैपिटल लेटर या स्मॉल लेटर, ये उसके बाद नंबर पहले नहीं आ सकते, स्पेशल सिंबल नहीं यूज़ हो सकती, ये जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी ये रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल जो हैं वो सारी की सारी रूल्स फॉर नेमिंग ए फंक्शंस में या डिक्लेरेशंस ऑफ ए फंक्शन में भी यूज़ हो सकती हैं। बात ख़त्म, ठीक है। आगे इसको मज़ीद हम बोलते नहीं इसके ऊपर जी। अच्छा, उसके बाद ये जो फंक्शंस होते हैं बच्चों, फंक्शन कैन बी डिक्लेयर बिफोर द मेन फंक्शन और इनसाइड द मेन फंक्शन। ये जो आप लोगों का मेन फंक्शन है ये वाला, जिसमें आप लिखते हैं जी वॉइड, पता है ना वॉइड क्या है जी, वॉइड के बाद मेन, ये डेटा टाइप है, डमी डेटा टाइप, और उसके बाद फिर आप ये जो वॉइड लिखते हैं ये भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर की जगह है। तो आप चाहें तो इनको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो इसको इस प्रोग्राम के अंदर भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है।
तो बिफोर द मेन फंक्शंस एंड इनसाइड द मेन फंक्शन यू कैन यूज देम, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अच्छा, उसके बाद जी आप लोगों के पास जो है वो फंक्शन डिक्लेयर करने का जो मेथड है वो डिस्कस किया जाए। तो उसमें बेटा 3 चीज़ें हैं, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन हेडर्स, और उसके बाद जो आप लोगों के पास है वो फंक्शन हेडर्स के अंदर फिर आगे 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले आप लोगों के पास आ गई जी, सबसे पहली चीज़ वो आ गई फंक्शन डेफिनेशन। एक फंक्शन बनाने के तरीके समझा रहा हूँ आपको, पहला। दूसरा फंक्शन हेडर। अब ये जो फंक्शन हेडर है ना, इसके अंदर फिर 2.1 इसमें उसकी फंक्शन हेडर्स को डिफाइन करना या डिक्लेयर करना, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। फिर 2.2 में आप कह सकते हैं जी कॉलिंग ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। और 2.3 के अंदर आप कह सकते हैं जी रिटर्न टाइप, ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट भी कह लें चलें आसानी के लिए। तो ये पहले 2 चीज़ें ये हैं, फिर 3 चीज़ें ये मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ। फंक्शन कॉलिंग क्या है जी, फंक्शन डेफिनेशन, सॉरी, सबसे पहला वो क्या जी, फंक्शन डेफिनेट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क and the task performed when the set of instructions execute. Writing sets of the statement of function is called function definition. आप जब फंक्शंस को अकॉर्डिंग टू रूल रेगुलेशन डिक्लेयर कर रहे हैं, चले मैं एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ जो कि 2 नंबर को सम करता है। वो देखिए इधर, वो दोनों नंबर जो हैं वो इंटीजर है, तो वो उसको हम कैसे बनाएंगे, उसको एग्जैक्टली हम ऐसे बनाएंगे। देखिए इधर हम लिखेंगे जी इंट, ओके, उसके बाद हम लिखेंगे सम, उसके बाद हम लिखेंगे जी इंट एक्स, इंट वाई। अब इसमें ये क्या मैं बता दूं, ये है डेटा टाइप, ये क्या है, ये नेम ऑफ फंक्शन है, इसके ऊपर वही नेम ऑफ, इसके ऊपर सारे वही रूल्स हैं। कौन से रूल्स फॉर नेमिंग ए वेरिएबल्स, ये उस हिसाब से होगा। और इसको हम कहते हैं जी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, आर्गुमेंट्स, जो भी कह रहे हैं की बात। अच्छा, पीसी टाइप्स भी हैं आपकी बुक में, वो डमी और एक्चुअल कुछ इस तरह, ठीक है जी। ये आप लोगों के पास एक आ गया फंक्शन। तो जो फंक्शन डेफिनेशन है वो ये कि ये मतलब वो लॉजिकल टर्म्स हैं जिसमें हम जब ये फंक्शन बना रहे हैं तो हम इन सारी बातों का ख्याल रखते हैं, इन रूल्स को। दिस इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशंस। तो सारा एंटी टेस्ट में फंक्शन डेफिनेशन, यस, द स्टेटमेंट्स हु चेक या हु सेटिस्फाइड द डिक्लेरेशन प्रोसेस ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन डेफिनेशन। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया फंक्शन हेडर। फंक्शन हेडर जो होती है इसको हम इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो हम बताते हैं, और वो यही है, डेटा टाइप्स, नेम ऑफ फंक्शंस, और फिर आप लोगों के पास उसके लिस्ट ऑफ पैरामीटर, इसको हम कहते हैं जी ये फंक्शन हेडर्स हैं, ओके। उसके बाद हमारे पास आ गया जी वो फंक्शन कॉलिंग। द स्टेटमेंट दैट इज रिटन बाय फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन रिटन और यूज एज ए फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन कॉलिंग। A function call can call at many point of the program। मतलब सर मैं आपको सिंपल वर्डिंग में समझाऊँ, कंफ्यूज करना मतलब नहीं है, आपको सिंपल एक चीज़ समझाऊँ। मसलन आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया और ये जो सम है इसके अंदर आपने कुछ सम किया, जो भी, जब आपको पता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मेमोरी में चले जाते हैं, मेमोरी में चले गए, यहाँ सम पड़ा है, यहाँ इसका कोई रिजल्ट है। जब हम इसको प्रिंट एफ में लिखेंगे तो हम इसका यहाँ पे रेफरेंस देंगे, हम लिखेंगे सम, तो जो रिजल्ट होगा इसका वो यहाँ पे आएगा और वो रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। इस प्रोसेस को एक्चुअली कॉलिंग कहते हैं। ये कॉलिंग ऑफ वेरिएबल्स की एग्जांपल है। इसी तरह जो फंक्शन है वो जिस काम के लिए बना और उसने जो प्रोसेस किया, जब हम उसको एंड पे जाके यूज़ कर रहे होते हैं और उसके रिजल्ट्स डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, इस प्रोसेस को फिर हम फंक्शन कॉलिंग कहते हैं। कोई और पॉइंट इसमें देख लें, फंक्शन जो है ना इनको उसके नाम से बुलाया जाता है। मतलब आप लोग ये नहीं कि सम है तो सम की जगह यहाँ आप लिख दें ऐड, ठीक है, या यहाँ पे आपने क्योंकि ये केस सेंसिटिव है तो इसके इवन आपको जो लेटर है कैपिटल स्मॉल उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ओके। The required parameters are mentioned after the name in the brackets and end of the function call statement. Semicolon used at the end of the statement in which function is called. जो जैसे ये printf में आप लोगों को एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाने पड़ते हैं, इस तरह जब आप फंक्शन कॉल में भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं जी। रिटर्न स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, आपको डिक्लेरेशन पढ़ा दी, उसके बाद आप लोगों को कॉलिंग पढ़ा दी अभी, उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जी। रिटर्न स्टेटमेंट जो है ये कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स क्या हैं, जो प्री डिफाइंड मीनिंग है, ठीक है, इनको पर्टिकुलरली पता होता है कि हमारा जो स्पेसिफिक जो हमारा मीनिंग है वो क्या है जी। अच्छा, ओके। बॉडी ऑफ द फंक्शन
return value from the body of the function, calling function. The statement in which return keyword is called return statement. The general syntax of return mean expression. ठीक है, जो भी होगा आप लोगों के पास, ये नॉर्मली इसको ऐसे ही लिखा जाता है जी, रिटर्न और रिटर्न के बाद ज़ीरो। ठीक है, जो भी रिजल्ट आना है इसका डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर वो इस स्टेटमेंट की वजह से आता है, इसीलिए इसको हम रिटर्न स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, और कोई बात देख लें जो इसके अंदर हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने पढ़ी फंक्शन की डिक्लेरेशन, फंक्शन की टाइप्स, और उसके बाद फंक्शन प्रोटोटाइप्स की बात की, और फंक्शन प्रोटोटाइप्स के बाद हम डिस्कस करते हैं जी वेरिएबल्स। ओके, हम क्या डिस्कस करेंगे? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं जनाब, वो आपको पता है जी, नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन है। मैं जल्दी से ज़रा बोर्ड साफ कर लूँ, आप हेडिंग दे लें। वेरिएबल्स क्या होते हैं जी? वेरिएबल्स एक्चुअली नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, बट व्हेन वी यूज़ ऑल दीज वेरिएबल्स इन प्रोग्रामिंग, तो उनके कुछ और टर्म्स भी हैं जिनके बारे में हमें डिस्कस करना है, जो हमने प्रीवियस नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो इसीलिए आपको वन बाय वन ये सारी चीज़ें डिफाइन, क्योंकि ये सम टाइम कॉलेज लेवल पे इन चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया जाता है, बट एंट्री टेस्ट में इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यूनिवर्सिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर। तो यूनिवर्सिटी में इसमें आपको उसके साथ बहुत सामना होना है, तो एंट्री टेस्ट में इस पॉइंट को चेक ज़रूर किया जाता है, इसीलिए इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा प्लीज़। ले जी, वो आ गया जी वेरिएबल्स आपको क्या पता है जी? वो है वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, आपको पता है जी, ये आप लोगों के पास मेमोरी, ये इसकी लोकेशंस। ठीक है जी, मैं आगे शॉर्ट करता हूँ, यहाँ एक्स वाई पी क्यू आर जो भी आप लगा दें, इनको हम कहते हैं ये वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स की बच्चों जो टाइप्स हैं वो दो हैं, जल्दी से ज़रा लिख लीजिए। एक आगे हमारे पास लोकल वेरिएबल्स, एक हमारे पास आगे ग्लोबल वेरिएबल्स। ठीक है, अब लोकल वेरिएबल्स क्या हैं और ग्लोबल वेरिएबल्स क्या हैं, इनकी ज़रा डेफिनेशन देख लें। तो सबसे पहले जी लोकल वेरिएबल्स की डेफिनेशन, लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो इनसाइड द मेन फंक्शन यूज़ होते हैं। फंक्शन जो हेडर ऑफ द फंक्शन कॉल्ड लोकल वेरिएबल, ऑल्सो कॉल्ड ऑटोमेटिक वेरिएबल्स। ठीक है, इनको ये अच्छा, मैं इसकी एग्जांपल आप लोगों को समझा दूँ कुछ इस तरह। ये एक कोड लिखते हैं, कोड में फिर आपको ये समझाते हैं। ये आप लोगों ने लिखा जी हैश include stdio.h, उसके बाद हैश include console input output headers void main parentheses delimiters। यहाँ मैंने लिखा जी int a b c। ठीक है, ये मैंने लिख दिया आप लोगों के साथ इंट ए बी सी, मैं आपको समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। उसके बाद आप चलते गए, आपने कोई कोड लिखा इसका, उस कोड के अंदर आपने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर आपने लिखा जी फ्लॉट लेट्स सपोज। ये डमी डेटा टाइप इसीलिए लिखी जाती है क्योंकि आप इसके अंदर मल्टीपल डेटा टाइप लगाते हैं। अगर आपने यहाँ इंटीजर लिख दिया ना, तो फिर आप विद इन द सेम फंक्शन डेटा टाइप चेंज नहीं कर सकते। ये वॉइड का मतलब, इसीलिए ये वॉइड भी इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि ये जो ए बी सी या पी क्यू आर जो भी आप वेरिएबल इसके अंदर या पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं, वो आपने डमी छोड़ा होता है, खाली छोड़ा होता है। डमी कह रहा हूँ, एम्प्टी है। तो वॉइड इसीलिए ऑक्यूपाइड 0 बाइट्स मेमोरी आपके, वो एंट्री टेस्ट में भी MCQs आता है, बुक में भी है ये MCQs। तो आप अब देखें ना, विद इन द सेम प्रोग्राम आप इंटीजर भी यूज़ कर रहे हैं और फ्लॉट भी, तो ये आप लोगों को वर्ड समझ। अच्छा, आगे चलते हैं। इसमें आपने लिखा जी एक्स पी एंड क्यू लेट्स सपोज। अच्छा, ये उसके बाद आपने इसका पूरा कोड लिखा और इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद हम चलते हैं जी, हमने लेट्स सपोज इसके अंदर इंटीजर एक और लिख लिया, और इंटीजर के अंदर हमने लिखा सम, और सम के अंदर आप लोगों ने लिखा जी एस टी एंड यू। ठीक है, ये 3 वेरिएबल आ गए, और इसका कोड, इसके अंदर आपने मल्टीपल कोड लिख दिए। तो मैंने आपके सामने किया क्या, मैंने ब्लॉक बना दिए। ब्लॉक कैसे? ये एक पूरा ब्लॉक है, ये हमारे पास जो लेट्स सपोज आपने यहाँ पे भी लिख लिया फ्लॉट। ठीक है, और फ्लॉट के अंदर आपने लिख लिए वेरिएबल वो जी एच आई एंड जे लेट्स सपोज, और ये आपने कोड लिखा, यहाँ आपने इनको यूज़ कर लिया, और ये कर्ली ब्रैकेट आपने। एक आप लोगों के पास पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, 3 पोर्शन आ गए मेरे पास। ठीक है, अब आप गेम ज़रा समझिए। गेम ये है, ये इवन ये जो है ना, ये इवन ये यहाँ पे भी आ सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है, आप इनको जहाँ मर्ज़ी लिख लें। ये जो वेरिएबल हैं जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं ये ग्लोबल वेरिएबल्स हैं।
कौन से हैं? ग्लोबल। अच्छा यहाँ आ जाए तो इस ब्लॉक के साथ ये जो वेरिएबल हैं इनको हम कहेंगे ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, इसको भी हम कहेंगे ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं, इसको हम कहेंगे ये इसके लोकल वेरिएबल्स हैं। फर्क समझ आ गया? ऐसे वेरिएबल जो टॉप ऑफ द प्रोग्राम या बिफोर द मेन फंक्शन या आफ्टर द मेन फंक्शन लिखे गए हैं बट वो टॉप ऑफ द प्रोग्राम है तो उनको हम कहेंगे ग्लोबल। क्या सर सिर्फ यही इसका डिफरेंस है? नहीं, इसके असल में इसके पीछे दो मेजर डिफरेंस हैं। वो क्या हैं वो मैं आपको बता दूं। वो है जी सबसे पहला डिफरेंस वो है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, और जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ अ वेरिएबल। अब फर्क क्या है जी? ये जो दो चीज़ें हैं बच्चों ये बताती हैं वेरिएबल ग्लोबल है या लोकल है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मतलब ये है कि ये जो आप लोगों के पास वेरिएबल है ए बी एंड सी, अगर आप इसको यहाँ इस ब्लॉक में यूज़ करना चाहें तो यू कैन यूज़ ए बी एंड सी, इवन यू कैन कॉल देम ओवर हियर। ये है इनका स्कोप। एक वेरिएबल अपने प्रोग्राम के अंदर किस किस पॉइंट के ऊपर कॉल हो सकता है उसको हम स्कोप कहते हैं, उसकी बाउंड्री को। अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी देखना चाहते हैं तो देखिए जी आपकी बुक के ऊपर भी इसको स्कोप, ये जो है जी स्कोप जो होता है वो हैव अ लिमिटेड फंक्शन इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। कंपाइलर जनरेट एन एरर इफ़ यू वांट टू एक्सेस लोकल वेरिएबल आउटसाइड इस स्कोप। ठीक है, आप जो वेरिएबल आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया आप इसको कहाँ कहाँ कॉल कर सकते हैं। तो ये जो टॉप पे वेरिएबल्स हैं बच्चों इनको आप यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, इनको आप इस ब्लॉक में भी कॉल कर सकते हैं और इनको आप यहाँ भी कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका स्कोप जो है वो हाई होता है। जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं ऐसे ही इसकी नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल देखें, सूरज की रोशनी हर जगह तक पहुँच सकती है तो जो उसका स्कोप है उसकी एक्सेस है वो ज़्यादा है। ये मेरे कमरे में लाइट है तो उस लाइट की रोशनी सिर्फ मेरे कमरे तक है तो ये मेरी लोकल लाइट है। ठीक है, इसलिए जो ग्लोबल है वो सूरज है। तो जो वेरिएबल जो टॉप पे है और वो कैन यूज़ एनीवेयर इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड ग्लोबल, और उसका स्कोप भी ज़्यादा है क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा है। अच्छा, और उसके बाद ये जो लाइट है ये मेरी लोकल लाइट है क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी विद इन द रूम है। तो जो ग्लोबल वेरिएबल है दे हैव लार्ज स्कोप एंड लोकल वेरिएबल। अब लोकल वेरिएबल्स की आपको बात समझाऊँ, ये जो एच आई और जे है ना यू कैन यूज़ विद इन दिस ब्रैकेट्स, आप इससे बाहर इसको कॉल नहीं कर सकते। जैसे एक्स पी क्यू है तो ये बेटा सिर्फ अपने ब्लॉक में रहेगा, जैसे ये एस टी यू है ये सिर्फ अपने ब्लॉक में रहेगा। आप अपने ब्लॉक से बाहर नहीं जा सकते, आपको अपने ब्लॉक के अंदर रह के ही सारा काम करना है। तो जो लोकल हो गया उनका स्कोप कम होता है, जो ग्लोबल है स्कोप है क्या? स्कोप बेसिकली एक्सेसिबिलिटी ऑफ द वेरिएबल्स इन द प्रोग्राम, उसको हम कहते हैं उसका। अब दूसरी जो चीज़ है वो बचा है लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, लाइफ टाइम ये है जी, देखिए ज़रा, ये आपके पास वेरिएबल्स थे, आपने प्रोग्राम चलाया, ये वेरिएबल मेमोरी में चले गए। लो जी मेमोरी में आ गया ए, मेमोरी के अंदर आ गया जी ए बी और ये आ गया सी। अच्छा, ये प्रोग्राम यहाँ से चला, उसने देखा 3 वेरिएबल हैं, तीनों मेमोरी में भेज दिए। लो जी ये अब आप इनको इनिशियलाइज करेंगे तो इनकी वैल्यूज़ भी मेमोरी में आ जाएंगी। ओके, यहाँ से आ गया, उसने देखा 3 वेरिएबल और हैं एच आई एंड जे, तो वो यहाँ आ गए एच, उसके बाद आई एंड जे। अच्छा, उसके बाद आगे आया, उसने देखा और वेरिएबल है, कौन कौन सा जी? एक्स पी एंड क्यू। आगे आया, उसने देखा जी और वेरिएबल है, कौन कौन सा जी? एस, उसके बाद है जी टी एंड यू। अब ये जब तक यहाँ पहुँचेगा ना ये सारे के सारे वेरिएबल अगर आप गौर करें तो कहाँ चले गए? मेमोरी के अंदर। अच्छा, अब मेमोरी के अंदर तो ये पहुंच गए, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो ये है कि ये जो 3 वेरिएबल टॉप पे है ना ये मेमोरी के अंदर मौजूद रहेंगे। ये जो वेरिएबल जैसे ही ये एच पे आएगा तो ये वेरिएबल मेमोरी में चला जाएगा, ये भी आई जे ये तीनों मेमोरी में चले गए। मैं सिर्फ इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, ओके, और इधर से इस ब्लॉक की। जैसे ही ये इस कर्ली ब्रैकेट से आउट होगा ना ये वेरिएबल्स भी मेमोरी से आउट हो जाएंगे। अच्छा, आगे आया, उसने ये एक्स पी एंड क्यू भेज दिया, जैसे ही इस ब्लॉक से बाहर निकलेगा, इसके ब्लॉक से बाहर निकलेगा, ये मेमोरी से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जैसे ही आगे आएगा, उसने एस टी यू मेमोरी में भेज दिया, जैसे ही इससे बाहर आउट होगा वो यहाँ से ये भी आउट हो जाएंगे। बात में आ गई?
तो अभी अब अगर आप इस डायग्राम को देखें तो इस टाइम मेमोरी के अंदर कौन से वेरिएबल पड़े हैं, वही तीन, कौन कौन सा, ए बी एंड सी। तो जो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो मेमोरी के अंदर ज़्यादा टाइम तक पड़े रहते हैं जब तक आपका कंप्लीट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होकर बंद नहीं हो जाता। एक वेरिएबल मेमोरी के अंदर जितना टाइम स्पेंड करता है उसको हम उसका लाइफ टाइम कहते हैं। तो ग्लोबल का जो लाइफ टाइम होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है और लोकल का जो लाइफ टाइम होता है वो विद इन द फंक्शंस। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट में इन हुआ तो मेमोरी में चले गए, कर्ली ब्रैकेट से आउट हुआ तो मेमोरी से बाहर आ गए, मेमोरी से डिस्ट्रॉय कर देते। तो लाइफ टाइम बेसिकली इज द टाइम पीरियड, बेसिकली इज द ड्यूरेशन विच अ वेरिएबल स्पेंट इन द मेमोरी इज कॉल्ड लाइफ टाइम ऑफ द वेरिएबल। तो स्कोप भी ग्लोबल का ज़्यादा होता है और लाइफ टाइम भी ग्लोबल का ज़्यादा होता है। यही वजह है, अब देखें ना ये मेमोरी में पड़े हैं तो आप इनको जब भी कॉल करेंगे किसी ब्लॉक में, क्योंकि ये मेमोरी में मौजूद है तो ये कॉलेबल है। अब एक ब्लॉक जब चलता है तो वो जाता है, जैसे आउट होता है तो अब आप यहाँ आ गए तो भाई ये तो मेमोरी में इन ही नहीं हुए, इन हुए थे लेकिन आउट हो गए। जो चीज़ मेमोरी में पड़ी नहीं उसको आप कॉल भी करते रहें, उसकी कॉलिंग पे लगाते रहें, फंक्शन कॉल करते रहें, वेरिएबल कॉल करते रहें, तो उसके रिजल्ट्स कभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेमोरी में है ही नहीं। तो कंप्यूटर का तो सारा प्रोसीजर चलता ही मेमोरी बेस पे। तो फ़र्क समझ आया आपको, लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल एंड स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। अच्छा, उसके बाद अगर आप इनकी बात करें डिफरेंसेस लिखवाने की तो मैं आपको लिखवाता हूँ, इनके डिफरेंसेस भी ज़रा नोट कीजिए जो इनके डिफरेंसेस हैं वन बाय वन। तो फंक्शंस का लाइफ टाइम, उसके बाद जो फंक्शंस की डिफरेंसेस हैं लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स की, वो देखिए ज़रा, वो क्या है जी। लोकल, इसके अगर हम स्कोप की बात करें, मैं इसकी हेडिंग देता हूँ साथ साथ ताकि आप लोग इसको समझ लें। मुझे ये बोर्ड अरेज करना पड़ेगा जी, ठीक है। मैं आपको इसके डिफरेंसेस लिखवा दूँ एंटी टेस्ट पर्सपेक्टिव से, क्योंकि आपको इतनी बातें एंटी टेस्ट में तो सोचने का और करने का मौका नहीं मिलेगा। मैं इसलिए वो की पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। हेडिंग आप देंगे ऊपर, आप सबसे पहले यहाँ लिखिए लोकल, यहाँ लिखें ग्लोबल अपने रजिस्टर पे, जैसे हम पहले डिफरेंसेस पढ़ते हैं बिल्कुल वैसे ही। ये आप लोगों के पास आ गया जी लोकल और ये आप लोगों के पास आ गया जी ग्लोबल, ठीक है। और यहाँ इनके आ गए जी डिफरेंसेस। ओके, शॉर्टेज ऑफ टाइम जो है वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ज़रा स्पीडी चीज़ें परफॉर्म करनी पड़ती हैं। स्कोप की बात करते हैं जी सबसे पहले। तो अभी बताया जी लोकल का जो स्कोप होता है वो लेस होता है और इसका जो स्कोप होता है वो हाई होता है। हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद स्कोप में आपको पता है फिर वो लिमिटेशंस भी होती हैं। तो इसको हम इनसाइड द फंक्शन हम इसको डिक्लेयर करते हैं और इसको हम आउटसाइड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये स्कोप है। दूसरा पॉइंट, वैल्यूज़, अगर ये इनिशियलाइज्ड ना हो तो गार्बेज वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली जाती है इन लोकल वेरिएबल्स के अंदर क्योंकि ये विद इन द ब्रैकेट्स होते हैं ना। अच्छा, इसमें इट इज़ नॉट इनिशियलाइज्ड जीरो स्टोर एज ए डिफ़ॉल्ट। इसको अगर आप इनिशियलाइज ना करें, ये आप लिख लें नॉट इनिशियलाइज्ड तो गार्बेज वैल्यू, ये आप लिख लें जी नॉट इनिशियलाइज्ड तो ज़ीरो वैल्यू इसको असाइन कर दी जाती है। फ़र्क समझ आ गया दोनों का। अच्छा, उसके बाद लाइफ टाइम, आपको पता है जी इसका लाइफ टाइम लेस होता है क्योंकि ये मेमोरी में कम टाइम, और इसका लाइफ टाइम हाई होता है क्योंकि ये मेमोरी में एट द एंड तक ये चलता रहता है। अच्छा, उसके बाद डेटा शेयरिंग हेडिंग है जी। डेटा शेयरिंग का वही होता है कॉल, मतलब अब आप अगर ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं तो आप उस ब्रैकेट से बाहर उसकी वैल्यू, आपने लेट्स सपोज एस या टी को वैल्यू दी हुई है 15 एंड 25, उन वैल्यूज़ को आप किसी और में कॉल नहीं कर सकते क्योंकि वो मेमोरी में नहीं रहेंगी। तो इसलिए डेटा शेयरिंग लोकल के अंदर नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप गौर करें तो इसमें जनाब पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये मेमोरी के अंदर मौजूद है और जो चीज़ मेमोरी में मौजूद है यू कैन कॉल इट जी। अच्छा, उसके बाद पैरामीटर्स की बात करते हैं। इसमें पैरामीटर पासिंग जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इसमें नॉट रिक्वायर्ड है। डेफिनेटली उसका उलट होगा। उसके बाद
मैं इसका पॉइंट यहाँ भी एक पॉइंट लिख दूँ, लिखिए जी असेस्ड, ये बेटा विद इन द फंक्शन एक्सेस होता है, जो इसका अपना फंक्शन उसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो है ये या आउटसाइड भी कह लें इसको, बेहतर है, आउटसाइड द फंक्शन भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ मेंशन कर दिया जाए, वो है जी मेमोरी स्टोरेज। प्लीज़ इसको मैनेज कीजिए अपने रजिस्टर पे। अच्छा, ये स्टैक के ऊपर जो होता है ना वो स्टोर होते हैं, स्टैक के अरेंजमेंट्स ऑफ डाटा है मेमोरी के अंदर, और ये जो होते हैं ये फिक्स्ड लोकेशंस के ऊपर स्टोर होते हैं, इनकी लोकेशन पहले से स्पेसिफाइड, इन्होंने उधर ही स्टोर होना है। तो ये है जी, कुछ और भी हैं इसके अंदर, वो आपको मेरे ख्याल में ये 6-7 पॉइंट इसके काफ़ी हैं जो मेजर एंटिटीज में आते हैं, हम उनको देखेंगे, ठीक है। हमें फर्दर इसको डिटेल में नहीं पढ़ना क्योंकि थोड़ी हाई लेवल की बातें हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है आपको एंटिटीज में ये चीज़ें आनी। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, उनको देख लीजिए। जो एडवांटेज हैं यूजिंग ग्लोबल वेरिएबल्स, you can access the global variable all of the functions or throughout the functions। अच्छा, you only required to declare global variable single time outside the modules, आपको मॉड्यूल के बाद एक ही दफ़ा उनको डिक्लेयर करना पड़ता है, देन आप थ्रू आउट द प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकते हैं। और उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स यूजफुल व्हेन मल्टीपल फंक्शंस आर एक्सेसिंग द सेम डाटा, जब आपने एक ही डाटा वो एक्स और वाई की वैल्यू बार बार यूज़ करनी है तो आप कोशिश करें उसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करें, ताकि आपको बार बार उसको डिक्लेयर, जैसे वो आप लोग ने पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी तो आप टॉप पे पाई की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं, अब आप उसको फंक्शन में जहाँ मर्जी कॉल करें, ठीक है, वो आपको बार बार पाई की वैल्यू डिक्लेयर या डिफाइन करने की इजाज़त नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से उसको हर जगह जो होता है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कुछ लोकल वेरिएबल्स के एडवांटेजेस भी हैं, वो ज़रा नोट करें। वो कौन सा जी? लोकल वेरिएबल जो है ना वो गारंटी करते हैं कि वेरिएबल विल रिमेन इंटैक्ट वाइल द टास्क इज, मतलब जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने एस टी एंड यू ये जो वेरिएबल इनकी जो भी वैल्यू, एस की वैल्यू जो रखी और टी की वैल्यू जो रखी वो कभी भी चेंज नहीं होती। ये नहीं कि वो कुछ चेंज हो जाए या उसमें कुछ चेंजिंग आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, ये भी एक है। अच्छा, इट सिमिलर टास्क चेंज सिंगल वेरिएबल दैट रनिंग सिमुलेटेनियसली देन द रिजल्ट में बी अनप्रडिक्टेबल, ठीक है। लेकिन लोकल वेरिएबल्स की वजह से क्योंकि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसके रिजल्ट्स भी अनप्रडिक्टेबल नहीं होते। अगर आपने इसको प्रॉपर डिक्लेयर किया, प्रॉपर डिफाइन किया तो ये हर जगह यूजेबल है, इसके अंदर कोई इस तरह का मसला नहीं आता। तो सर क्या ग्लोबल के अंदर इस तरह का इशू आ सकता है? जी बिल्कुल इशू आ सकता है उसकी एक्सेस और कॉलिंग की वजह से। उसके बाद कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, आई मीन टू से कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, जो डिसएडवांटेजेस भी हैं जिनको आप देख सकते हैं। ग्लोबल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या? टू मैनी वेरिएबल डिक्लेयर एज ए ग्लोबल देन द रिमेन इन द मेमोरी टिल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इज कम्प्लीटेड आउट ऑफ मेमोरी इशूज़, क्योंकि ये बहुत सारा मैंने आपको बताया ना मेमोरी के अंदर पड़े रहते हैं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ग्लोबल वेरिएबल लिख ली है तो वो मेमोरी आउट ऑफ मेमोरी, आपकी मेमोरी लो का मैसेज आना शुरू हो जाएगा और ओवरऑल फिर ये आपके कंप्यूटर, लेकिन टू मैनी थोड़े बहुत ग्लोबल वेरिएबल्स को डिफाइन करने से इशू नहीं आता। अच्छा, एंड आई एम श्योर कि इसकी वजह से जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो भी उसके अंदर भी इशू आएगा। और उसके बाद किसी भी फंक्शन में जब आप उनको कॉल कर रहे हैं तो आप उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी बात आप लोगों को समझाई थी, ये ग्लोबल वेरिएबल का ड्रॉबैक है। डिसकंटिन्यू ड्यू टू कोड रीफैक्टरिंग, यू विल नीड टू चेंज ऑल द मॉड्यूल्स वेयर दे आर कॉल्ड। अगर आपने एक दफ़ा ग्लोबल वेरिएबल और उसकी वैल्यू चेंज की तो जहाँ जहाँ आपने इनको कॉल किया सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। और डिसएडवांटेज ऑफ लोकल वेरिएबल्स वो भी देख लें, वो क्या है जी? डिबगिंग प्रोसेस लोकल वेरिएबल इज क्वाइट ट्रिकी, ठीक है। आप लोगों को हर एक याद करने पड़ेंगे, जैसे अभी मैंने सिर्फ 3 बनाए थे तो 9 वेरिएबल थे, ये तो मैंने एक जस्ट सिंपल लिस्ट बनाई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चीज़ों या बड़ी प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में जाना पड़े तो कई वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, या आप अरे भी बनाते हैं तो कई अरेज बनानी पड़ेंगी आप लोगों को। डेटा का वो स्ट्रक्चर है ना, आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, लेकिन आपको मल्टीपल यूज़ करेंगे हर मॉड्यूल्स के लिए, तो जिसकी वजह से जो जब आप इसको प्रोसेस कर रहे होंगे, मॉडिफाइड कर रहे होंगे और अगर आपने प्रॉपर कमेंट्स नहीं लिखे तो डेफिनेटली उसकी वजह से इशू आएगा। ओके, उसके बाद क्या है जी? कॉमन डेटा रिक्वायर्ड टू पास रिपीटेडली एज डेटा शेयरिंग इज़ नॉट पॉसिबल बिटवीन द मॉड्यूल्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग
वैल्यूज़ जो होती हैं उसको दूसरे के अंदर कॉल ही नहीं कर सकते, इसीलिए आपको हमेशा जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। कॉमन वैल्यूज़ प्रॉब्लम करेंगी। दे हैव अ वेरी लिमिटेड स्कोप। यस, एक्सेसिबिलिटी इज़ एन इशू विद इन द सेम फंक्शन यू कैन एक्सेस। अगर आप आउट ऑफ द फंक्शन जाते हैं तो आपकी एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो इशू आ जाता है। अच्छा, उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी बुक में हम पढ़ते हैं, वो है जी आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं उनकी बात कर लें। आर्ग्यूमेंट्स फंक्शन कॉल्स के अंदर लिखे जाते हैं, और आर्ग्यूमेंट्स की आपको बच्चों टाइप्स पता हैं। दो तरह के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक एक्चुअल होते हैं और दूसरे होते हैं आप लोगों के पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। इनका फ़र्क क्या है वो समझ लें ज़रा। एंट्री टेस्ट में आते हैं बच्चे, अक्सर क्लास में मुझसे ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि सर हमने पूरा साल सेकंड ईयर हमने पढ़ ली लेकिन हमें ये आर्ग्यूमेंट्स का टॉपिक समझ नहीं आया। तो देख लें, बड़ा सिंपल सा है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडेबिलिटी अगर वो देख लें तो आप समझ सकते हैं कि ये क्या है। आर्ग्यूमेंट्स असल में वो वैल्यूज़, वो वेरिएबल जो आप किसी भी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। पहली बात ये। फिर आर्ग्यूमेंट्स को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, एक एक्चुअल और एक आप लोगों के पास है फॉर्मल। ठीक है, वो समझें। इन दोनों की एग्जांपल देखें। एक्चुअल की पहले डेफिनेशन लिखिए। आर्ग्यूमेंट विच आर मेंशन्ड इन द फंक्शंस कॉल इज़ नोन एज एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आप लोगों के पास फ़र्ज़ करो जी, एक मैं इसकी एग्जांपल आपको करवा दूँ। फ़र्ज़ करें जी, आप लोगों के पास एक फंक्शन है, ठीक है, FUNC फंक्शन, और इसके अंदर आप लोगों के पास वैल्यू है जी 12 एंड 23 ये। तो यहाँ पे जो 12 एंड ये है नेम, ये है उसके आर्ग्यूमेंट्स। तो 12 और 23 जो है ना बच्चों, ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं। लो, इतनी सी बात है। जो वैल्यूज़ आप डिफ़ाइन करते हैं वो, अच्छा, ये क्या क्या हो सकते हैं भाई? ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, ये कांस्टेंट हो सकते हैं, ये बच्चों कोई एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। मसलन जब आप इसको इस तरह लिखें जी फंक्शन A एंड B, तो भाई ये आप लोगों के पास वेरिएबल। ठीक है, जब आप इसको इस तरह लिखें फंक्शन A प्लस B इज इक्वल टू C, तो ये होगी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये हो सकते हैं आप लोगों के पास एनीथिंग, इट कैन बी वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन। पाई की वैल्यू लिख ले, ये होगी। उसके बाद आगे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं जी? ये डिफाइन द फंक्शन कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स सिमिलर टू लोकल वेरिएबल बट बिकॉज यू कैन यूज़ दैम इनसाइड द फंक्शन। इसकी एग्जांपल ज़रा देखिए। लेट्स सपोज आप लोगों के पास आ गया जी इंट। मैंने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, मैंने लिखा जी इंट, और इंट के बाद मैंने उसका फैक्टोरियल फाइंड करना है जी। फैक्टोरियल के बाद मैंने लिखा जी इंट n। ठीक है, ये मेरे पास वेरिएबल आ गया एक। तो इसके अंदर जो n है ये वाला, ये हमारे पास फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एक्चुअल और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों को क्लियर करवाने हैं। वो ये, ऑर्डर, नंबर एंड टाइप्स ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल मस्ट मैच। याद रखो, ये जो फंक्शन का नेम, उसकी जो वैल्यूज़, उसकी जो डेटा टाइप है, ये आपके प्रोग्राम के अंदर हर जगह मैच करनी चाहिए। स्पेलिंग्स के अपर और लोअर केस का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेंगे। ओके, if there is a type mismatch between actual and formal arguments, then the compiler will try to convert the type of argument to formal argument. It is illegal. अगर आप लोग ये चीज़ मिसमैच करेंगे, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे लिख दी ना int n, अब आप इस प्रोग्राम में लिख रहे हैं और आगे आपने कहीं फ्लॉट यूज़ कर लिया तो वो इसको नहीं करने देगा। यही वजह है आप वो लिखते हैं void main एंड void। ये वाला जो void है ना, अगर आप उसको int कर दें तो अब आप अपने पूरे प्रोग्राम में int ही लिखेंगे, ये काम वही हुआ है। आपने इसके आर्ग्यूमेंट्स के, ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है उसकी डेटा टाइप आपने मेंशन कर दी इंट। जब मेंशन होगी तो विद इन द प्रोग्राम आप इंट ही यूज़ करेंगे। ये नहीं कि इस प्रोग्राम में आप फ्लॉट्स यूज़ कर लें, करैक्टर या डबल लॉन्ग डबल एन, ये नहीं, ये सिर्फ आपको इंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो ये मिसमैच वैल्यू हो तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। ये आप लोगों के पास जी कुछ जो आप लोगों के पास आर्ग्यूमेंट्स जो थे ये भी आ जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में मेजर डिफरेंस इसका रिलेटेड फंक्शंस होते हैं और इसकी डेटा टाइप्स। आप अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस इनको यूज़ करें और अकॉर्डिंग टू डेटा टाइप्स इनको यूज़ करें। अगर ये चीज़ें मिसमैच करेंगे तो डेफिनेटली देयर विल बी प्रॉब्लम्स। होप सो आप लोगों को ये फंक्शन और उसकी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपने इसको एंजॉय किया होगा, कुछ ना कुछ लर्निंग आपकी इस चैप्टर में से हुई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।